इजरायली इलाकों में अजीबोगरीब धमाकों और आग का कहर, सरकार चुप, आम लोगों में दहशत, क्या तकनीकी खराबी या कुछ और? अगली खबर में आपको बताएंगे। अरब वर्ल्ड के सबसे सुरक्षित देश में होंगे ताबड़तोड़ हमले, इजरायल ने अपने लोगों को किया अलर्ट, यहूदियों को यूएई में हमले का डर। इसी के साथ आपको बताएंगे यूरोप के इस छोटे से देश ने दिखाई इंसानियत, गाजा की तबाही देख इजरायल के साथ तोड़ दिया नाता, कर दी बड़ी कार्रवाई। और साथ में आपको बताएंगे पहली बार अमेरिका के हाई लेवल अधिकारी पहुंचे गाजा, प्रोपेगेंडा या फिर कुछ और, हमास ने क्यों किया विरोध। और साथ में आपको बताएंगे फिलिस्तीनी समर्थकों का अल सीसी सरकार के विरोध पर मिस्र ने कहा हमारे खिलाफ प्रदर्शन करना इजरायल को फ्री गिफ्ट देना है। तो बिना समय गंवाए सभी खबरों पर एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में पिछले 10 दिनों से अचानक धमाकों और आग लगने की घटनाओं में तेजी आ गई। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर से कह रहे हैं कि हर दिन ऐसे संदिग्ध धमाके और आग की घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई ये साफ नहीं बता रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तस्नीम के मुताबिक, जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात कुछ इलाकों में इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस वजह या जवाब नहीं आया है, जिससे लोगों में डर और बेचैनी और बढ़ गई। इजरायली बिजली कंपनी और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये सब बिजली घरों और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तकनीकी खराबियों की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि इन खराबियों की वजह से एसी, लिथियम बैटरियां घरों की वायरिंग और ट्रांसफार्मर तक फट रहे हैं, जिससे जगह जगह आग लग रही है और बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक बिजली विशेषज्ञ का कहना है कि ये सब बिजली की सप्लाई में तेज उतार चढ़ाव और हाई वोल्टेज फॉल्ट की वजह से हो रहा है। इनसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फट रहे हैं और आग लग रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली विभाग अभी तक इन घटनाओं की असली वजह नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि मामला बहुत जटिल है। हालांकि एक्सपर्ट और टेक्नीशियन इस पर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हालात पर काबू पाया जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने अपने नागरिकों को यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जाने को लेकर सख्त चेतावनी दी है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी ने कहा है कि यूएई में आतंकी संगठनों से हमले का खतरा बढ़ गया है। खासकर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और ग्लोबल जिहाद जैसे ग्रुप से इजरायली नागरिकों को टारगेट बना सकते हैं। एनएससी ने कहा कि ये संगठन इजरायल के मिडिल ईस्ट में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन का बदला लेना चाहते हैं, जिनके तहत इजरायल ने गाजा और ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। एनएससी का कहना है कि खासकर ये खतरा यहूदियों के त्योहारों और शब्बात के दौरान ज्यादा रहता है, इसलिए इजरायली नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें और यूएई जाने से पहले दोबारा सोचें। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 में यूएई और इजरायल ने अमेरिका की मध्यस्थता से आपसी रिश्ते सामान्य किए थे। इसके बाद से वहां यहूदी समुदाय की मौजूदगी बढ़ी है, लेकिन हाल की घटनाओं ने तनाव बढ़ा दिया है। कुछ महीने पहले मार्च में अबू धाबी की एक अदालत ने 3 लोगों को मौत की सजा दी थी। इन पर एक इजरायली यहूदी रब्बी जवी कोगनी की हत्या का आरोप था और कोर्ट ने इसे आतंकी मंशा के तहत किया गया मर्डर बताया। एनएससी का अलर्ट लेवल 3 पर है, यानी खतरे की गंभीर चेतावनी है, लेकिन अभी अलर्ट लेवल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस चेतावनी के पीछे गाजा की मौजूदा हालत भी वजह है, जहां इजरायल की नाकाबंदी के चलते भूखमरी का संकट बना हुआ है और दुनिया भर में इजरायल की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए इजरायल को किसी भी तरह के हथियार बेचने, वहां से हथियार मंगवाने या अपने देश के रास्ते उन्हें ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यूरोप के ज्यादातर देश अब भी खामोश है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने इस फैसले की शुरुआत की और कहा कि स्लोवेनिया ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। उन्होंने साफ किया कि अक्टूबर 2023 से अब तक स्लोवेनिया ने इजरायल को किसी भी हथियार के एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी है। इसके अलावा स्लोवेनिया ने कुछ हफ्ते पहले इजरायल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों इतामार बेन-गवीर और बेजालेल स्मोट्रिच को अपने देश में बैन कर दिया था। इन दोनों पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा देने के आरोप है। इतना ही नहीं,
स्लोवेनिया ने जून 2024 में अपने संसद में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता भी दे दी थी। ये कदम नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों के बाद उठाया गया। दोस्तों, गुरुवार को स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय ने इजरायली एम्बेसडर को तलब किया और गाजा में मदद न पहुंचने और वहां के लोगों की भूखमरी पर नाराजगी जताई। मंत्रालय ने कहा कि इजरायल को तुरंत मासूम लोगों की हत्या और भूखमरी बंद करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में भूख से तड़प रहे लोगों के बीच अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को रफा पहुंचा। वहां उसने उस कंट्रोल सेंटर का दौरा किया जहां से गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम पर राहत सामग्री बांटी जा रही है। इससे पहले विटकॉफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी, जिसमें गाजा के लिए एक नई योजना पर बात हुई। इस बैठक के बाद उन्होंने राफा के उत्तर में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का निरीक्षण किया। उनके साथ अमेरिका के इजरायल में एम्बेसडर माइक हकावी भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरे के पीछे की हकीकत कुछ और है। असल में गाजा में भूखमरी की हालत बहुत बुरी हो गई है और वहां जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उसी के आसपास सबसे ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आरोप है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम पर जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भूखे लोगों को मारने का काम हो रहा है। विटकॉफ की यह यात्रा एक तरह से दिखावा मानी जा रही है ताकि अमेरिका और इजरायल की मिलीजुली भूमिका पर उठाने वाले सवालों को शांत किया जा सके। हमास ने इस दौरे को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा कि अगर सच में मदद करनी है तो भूख से मर रहे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए और फौरन जनसंहार को रोका जाए। हमास ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक राहत ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचती और भूख ख़त्म नहीं होती, कोई भी बातचीत का मतलब नहीं रह जाता। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने भी गाजा की हालत पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद दुखद, शर्मनाक और तबाही भरा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चारों तरफ मुस्लिम मुल्क और बीच में गाजा, मिस्र से सटा हुआ गाजा, लेकिन हालात ऐसे कि वहाँ के लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, इंसानियत चीख रही है, बच्चे बिलख रहे हैं और मुस्लिम देश बस तमाशा देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल अब मिस्र पर उठ रहे हैं क्योंकि गाजा से जुड़ा राफा बॉर्डर है, लेकिन राहत वहाँ नहीं पहुँच रही। अब फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा मिस्र पर फूट पड़ा है। दोस्तों, गुरुवार को मिस्र ने उन लोगों की आलोचना की जो उसकी विदेशों में मौजूद एम्बेसी के सामने गाजा के हालात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्र का कहना है कि ऐसा करना उनके ऐतिहासिक और फिलिस्तीन के समर्थन वाले रोल को नज़रअंदाज करना है। मिस्र ने याद दिलाया कि वो 1948 से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। मिस्र की विदेश मंत्रालय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, जो लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में इजरायल की मदद कर रहे हैं और उसे एक फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। मिस्र ने कहा कि जानबूझकर उसके रोल को बदनाम किया जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, फिलिस्तीनियों का हौसला तोड़ा जा सके और अरब देशों में फूट डाली जा सके। मिस्र ने यह भी कहा कि उसके एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन करने से असली जिम्मेदार यानी इजरायल से ध्यान भटकता है और दुनिया का दबाव भी कम होता है। मिस्र का दावा है कि उसने राफा बॉर्डर कभी बंद नहीं किया और बॉर्डर का मिस्र वाला हिस्सा अभी भी खुला है, लेकिन इजरायल ने फिलिस्तीन की तरफ वाली गेट बंद कर रखी है, इसलिए मदद अंदर नहीं जा पा रही। दरअसल गुरुवार को इजरायल के अंदर तेल अवीव में मौजूद मिस्र के एम्बेसी के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इनमें इस्लामी मूवमेंट के नेता शेख रायद सलाह और उनके डिप्टी भी शामिल थे। इन देशों ने गाजा पर हो रहे अत्याचार, भूखमरी और बमबारी के खिलाफ विरोध जताया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।